नमस्कार बच्चों। पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। आज जो हमारा व्याख्यान है वो है जनपदों एवं महाजनपदों का उभय या उदय। इसमें कुछ राजतंत्रात्मक है, कुछ गणराज्य हैं। इस एक चित्र के माध्यम से इसमें देखिएगा आपकी 16 महाजनपदों का एक चित्र है जिसमें उनके नाम है महाजनपदों के और उसमें उनकी राजधानियों के नाम में साथ हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले महाजनपद युग का इतिहास, यानी जनपद कैसे महाजनपद में परिवर्तित हुआ। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का प्रारंभ अति प्राचीन काल में हुआ, किंतु उसके राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। राजनीतिक इतिहास का मुख्य आधार सुनिश्चित तिथि क्रम होता है। इस दृष्टि से भारत के राजनीतिक इतिहास का आरंभ हम ईसा पूर्व 7वीं सदी के मध्य 650 ईसा पूर्व के पहले नहीं मान सकते। उत्तर वैदिक काल में हम विभिन्न जनपदों का अस्तित्व हमें दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा। लोहा तकनीकी ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया तथा इससे स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार लगभग 1 सहस्त्र ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद युग कहा जा सकता है। था एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। महाजनपदों की सूची हमें प्रारंभिक बौद्ध साहित्य, अगुतर निकाय, महावस्तु, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र तथा ब्राह्मण ग्रंथों में पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। इनके अध्ययन से महाजनपदों का युग ब्राह्मण काल से महात्मा बुद्ध के समय तक निर्धारित किया जा सकता है, अर्थात 8वीं शती ईसा पूर्व से 6ठी शती ईसा पूर्व तक का समय महाजनपद युग का था। जनपदों की निश्चित संख्या के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। आरंभिक काल में निश्चित रूप से इनकी संख्या अधिक थी, किंतु संघर्षों के प्रभाव में विलयीकरण होते होते पाणिनि के अनुसार 22 रह गई। किंतु सबसे प्राचीन सूची हमें अगुतर निकाय से प्राप्त होती है, जिसमें जनपदों की संख्या 16 बतलाई गई है। अगुतर निकाय को आप याद रखेंगे कि सबसे प्राचीन सूची इसमें ही हमें मिलती है। भगवती सूत्र में इनकी संख्या बौद्ध स्त्रोतों के अनुरूप ही है। इसका अर्थ ये नहीं कि 16 महाजनपदों के अतिरिक्त इस समय अन्य जनपद नहीं थे, किंतु निर्बल एवं विस्तार की दृष्टि से संकुचित होने के फलस्वरूप वे प्रसिद्ध नहीं संबद्ध है, इसलिए बौद्ध व जैन ग्रंथों में इन्हें महत्व नहीं दिया गया। केवल महाजनपदों का उन्हीं का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपदों के दो प्रकार थे। जो 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं आप, उनके 2 प्रकार थे, एक तो राजतंत्र और दूसरा गणतंत्र। इनमें राजतंत्र था वो सब आप जानते हैं, इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। जो महाजनपद इसके अंतर्गत आते हैं उनमें अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, गांधार तथा कंबोज, यानी मोस्ट जो है संख्या वो राजतंत्रात्मक की है। फिर है गणतंत्र। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा होता था। ये राज्य थे, 2 ही हैं इसमें, वजीर तथा मल। गणतंत्रात्मक जिसमें राजा के द्वारा गण न होकर गण यानी जनता के द्वारा या संघ के द्वारा होता था, और ये राज्य थे, 2 ही थे, 2 याद रखेंगे आप, एक तो वजीर था मल। बाकी सारे जो 14 थे महाजनपद, उनका जो था वो राजतंत्रात्मक था। अब ये सूची है 16 महाजनपदों की, जो बौद्ध ग्रंथ अगुतर निकाय से ज्ञात होता है। महात्मा बुद्ध के जन्म से कुछ पूर्व समस्त उत्तरी भारत
16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद, षोडश महाजनपद भी कहा गया है और इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला महाजनपद, दूसरा उसकी राजधानी का कॉलम। जैसे अंग महाजनपद, इसकी राजधानी गिरिवर्ष और कालांतर में फिर चंपा। मगध, इसकी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र रही है। काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, वजीज की राजधानी वैशाली, मल की कुशीनगर, चेंदी शक्तिवती नगर, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सूरसेन की राजधानी मथुरा, अस्मक की पोते, भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, परंतु वहाँ कुछ नाम थोड़े से भिन्न हैं। जैसे अंग बंग, मगध को मगह, मलय मल को मलय, मालव, अच्छ, वच्छ, कोच्छ, पाठ्य, लाठ, वजीज, मली, काशी, कौशल, अवध, संबुधर। उक्त दोनों सूचियों की अगर हम तुलना करें तो जैन स्त्रोत का यह मगह एवं वच्छ बौद्ध ग्रंथ उल्लिखित में मगध व वत्स है। अंग, वजीज, काशी व कौशल दोनों सूचियों में समान है। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी के मत में भगवती सूत्र में उल्लेखित मालव एवं मौली अगुत्तर निकाय के अवंती और मल रहे थे। अन्य जनपदों की स्थिति या नामांतर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु यहाँ हम अगुत्तर निकाय के महाजनपदों का उल्लेख करते हैं इस प्रकार। महाजनपद से आप समझ गए, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उस समय, आज आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे डिस्ट्रिक्ट है आपके, जिला है, स्टेट है, और उस समय ये गणराज्य ही थे, ये 16 महाजनपद ही थे जो शासन व्यवस्था को चला रहे थे। जैसे अंग है, अंग का क्षेत्र किसमें आ रहा है? ये जनपद बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मुंगेर और भागलपुर जिले का भूभाग था। मगध और अंग महाजनपद को चंपा थी। महात्मा बुद्ध के काल तक चंपा नगरी भारत के प्रमुख 6 नगरों में गिनी जाती थी। प्रारंभ में अंग एक शक्तिशाली जनपद रहा था, किंतु मगध और अंग के निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप स्नेह यह अंग निर्बल होता गया। अंततः 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को प्रवास कर महाजनपद को मगध में सम्मिलित कर दिया और मगध साम्राज्य की नींव डाल दी। अंग किसमें शामिल हो गया? मगध में। तो आपको ये समझना है कि अंग में कौन सी नदी है? चंपा नदी है। राजधानी कौन है? चंपा है। अंग कहाँ पड़ रहा है? ये जनपद बिहार के उत्तर पूर्वी भाग स्थित मुंगेर और भागलपुर जिले का भूभाग है। बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मुंगेर और भागलपुर जिले का भूभाग है। मगध और अंग महाजनपद को चंपा नदी अलग करती है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बिंबिसार जो मगध का शासक था, उसने अंग को अपने अधीन कर लिया। फिर हम बात करते हैं मगध की। मगध, इससे आप परिचित हैं जनपद से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था हर्यक वंश, अगर आपको याद हो, हर्यक वंश बिंबिसार उनका नागवंश। तो मगध जो है वो बिहार के गया और पटना जिलों में मगध महाजनपद स्थित था। इसके उत्तर पश्चिम में गंगा और सोन नदी, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला के किनारे और
राजधानी गिरिवस थी, बिंबिसार ने इसका नाम बदलकर राजगृह रखा। पहले इसकी राजधानी क्या थी? गिरिवर्ष, बाद में राजगृह। बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पटना बना। तो 3 हो गई, गिरिवर्ष, राजगृह और पाटलिपुत्र। महाभारत एवं पुराणों में यहाँ बृहदत्त कुल के शासकों का उल्लेख मिलता है। महाभारत की इस कुल में जरासंध अत्यंत प्रतापी शासक हुआ था। कालांतर में ये अवंती के प्रदोष वंश के प्रभाव में रहा। तत्पश्चात हर्यक वंश का स्थापित हुआ। इस वंश के बिंबिसार एवं अजातशत्रु के समय इसकी गणना भारत के प्रमुख 4 गणतंत्रों में की गई। हर्यक वंश के पश्चात शिशुनाग वंशी राजाओं ने मगध पर प्रभुत्व स्थापित किया। इन सभी स्थितियों का वर्णन हमने पहले भी पढ़ा है। तो जो मगध है वो कहाँ है? बिहार के गया और पटना जिलों में मगध महाजनपद है और चंपा नदी इस राज्य की भौगोलिक सीमा पर बनी हुई है। गिरिवर्ष, बिंबिसार ने इसका नाम बदल के राजगृह और बाद में ये पाटलिपुत्र बना। महाभारत एवं पुराणों में यहाँ बृहदत्त के और जरासंध के और बाद में हर्यक वंश की यहाँ पर स्थापना हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आप 2-3 प्रश्न निकाल सकते हैं। पहला तो मगध का क्षेत्र कहाँ है? बिहार के गया और पटना जिलों में है। यहाँ पर कितनी राजधानियों का उल्लेख है? यहाँ पर 3 राजधानियों का उल्लेख है। बृहदत्त कुल का जरासंध जो था प्रतापी शासक, इसी उसमें हुआ था। फिर आएगा हर्यक वंश। तो इस मगध की अपने आप में पूर्ण विशेषता है। फिर है मल। ये महाजनपद छोटे छोटे 9 जनपदों का राज्य अर्थात गणतंत्र था। मल का उल्लेख भारत में भी मिलता है। इसके प्रशासनिक दृष्टि से 2 भाग हैं। एक का केंद्र कुशीनारा, महात्मा बुद्ध का जो अंतिम जो है ये स्थान, आपने पहले भी इस नाम से आप परिचित हैं, कुशीनारा। तथा दूसरा केंद्र है वो पावा। ये कुशीनारा और पावा कहाँ है? ये स्थान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कुशीनगर तथा पडरौना कहलाते हैं। ये दोनों नगर बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महात्मा बुद्ध ने अंतिम भोजन पावा में किया था और उनकी मृत्यु का जो स्थान है वो कुशीनगर था। इसको आप अंडरलाइन रखेंगे। बौद्ध धर्म के इतिहास में इन दोनों स्थानों का बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। मतलब अंतिम भोजन महात्मा बुद्ध ने जब किया वो पावा में किया और उनका मृत्यु का जो स्थल है, जो स्थान है वो है कुशीनगर। मल लोग युद्ध प्रेमी तथा वीर योद्धा थे, किंतु बुद्ध के प्रभाव में शांति प्रिय होने लगे। मगध के सम्राट अजातशत्रु ने इन्हें परास्त कर मगध राजतंत्र में मल को मिला लिया। यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए अंग, मगध और मल। फिर आता है वत्स। जो इलाहाबाद से 30 मील दक्षिण में यमुना तट पर स्थित है। पहली बात, वत्स की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी। थोड़ा सा आप इसको चेंज करके पढ़ना चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। जैसे अंग है तो ए कर लीजिए इसको अंग, इसकी राजधानी चंपा यानी सी, ए और सी। मगध की राजधानियाँ 3 हैं, तो M = गिरिवर्ष यानी G प्लस राजगृह प्लस P पाटलिपुत्र। तो GRP से आप मगध की राजधानियाँ याद कर सकते हैं। मल जो है उसकी जो राजधानी है, ये पहले तो छोटे छोटे गणराज्यों में
विभाजित था और इसकी राजधानी का जो बहुत ही आप उसको पढ़ सकते हैं बल्कि कुशीनगर, जो महात्मा बुद्ध का अंतिम समय जहाँ व्यतीत हुआ। तो मल M इज इक्वल टू के, इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। वस यानी V इज इक्वल टू कौशाम्बी के। आजकल ये कोसम गांव में है जो इलाहाबाद से 30 मील दक्षिण में यमुना के तट पर स्थित है। कौशाम्बी की गणना भी तत्कालीन 6 प्रसिद्ध नगरों में होती है। वत्स का अपने पड़ोसी राज्य मगध अंग अवंती के संघर्ष चलता रहता है। बुद्ध के समय यहाँ का शासक भरतवर्षीय उज्जैन था। ये एक शक्तिशाली शासक था। बुद्ध के एक शिष्य भिक्षुक पिडोल के प्रभाव से उसमें युद्धादि की प्रति विरक्त हो गई, क्योंकि जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखा है, अवंती के शासक प्रद्योत के पुत्र पालक ने कौशाम्बी को जीतकर अवंती में मिला लिया। तो यहाँ का जो शासन है वो बाद में अवंती में मिला लिया गया। फिर है कुरु। कुरु की जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ, K इज इक्वल टू I। दिल्ली व मेरठ के सीमावर्ती प्रदेश कुरु महाजनपद में थे। आधुनिक दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ नामक स्थान इंद्रप्रस्थ के रूप में इसकी राजधानी थी। महाभूत सोम जातक के अनुसार इस जनपद में 300 संघ सम्मिलित थे। इस तरह ये भी संघ राज्य गणतंत्रात्मक था। हस्तिनापुर इस संघ राज्य का अन्य प्रसिद्ध नगर था। बुद्ध के समय युधिष्ठिर गोत्र का शासक यहाँ था, किंतु ये गणतंत्र शांति प्रिय था। समझ में आ गया आपको कि कुरु है वो दिल्ली व मेरठ के सीमावर्ती प्रदेश कुरु है और इसकी राजधानी कौन सी है? इंद्रप्रस्थ है। इसमें 300 संघ सम्मिलित है। हस्तिनापुर इस संघ राज्य का अन्य प्रसिद्ध नगर था। हस्तिनापुर, ये नाम महाभारत में अगर आपने देखी हो लॉकडाउन में, तो हस्तिनापुर का बार बार जिक्र आता है। तो ये कुरु के नज़दीक, इंद्रप्रस्थ के नज़दीक हस्तिनापुर, ये बुद्ध के समय युधिष्ठिर गोत्र शासक यहाँ था, किंतु ये गणतंत्र व शांति यहाँ पे। और 6 अगले व्याख्यान में लेके अब इसको एक साथ ना पढ़ के थोड़ा सा समझ के आप इसको पढ़ेंगे तो आगे आपके ये बहुत काम आएंगे। वजिज ये गणतंत्र अनुमानित रूप से आधुनिक बिहारी था। वजिज क्या है? आधुनिक बिहार। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत था। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनाती थी और पूर्व में कोसी और महानदियों के तटवर्ती इसका विस्तार था। इस संघ राज्य में 8 जनपद सम्मिलित थे, जिनमें विंध्य, लिच्छवी तथा गात्रिक संघ प्रमुख थे। विंध्य की राजधानी मिथिला थी। राजा जनक के समय विंध्य नामक इस राजधानी का राज्य अत्यंत शक्तिशाली, समृद्धशाली एवं उत्तर भारत का प्रमुख राजतंत्र था। मिथिला उसी के अवशेष के रूप में बुद्धकालीन सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थी। लिच्छवी संघ की राजधानी वैशाली थी। बुद्ध के समय ये अत्यंत समृद्ध व वैभवशाली नगर था। लिच्छवियों के आमंत्रण पे महात्मा बुद्ध कई बार वैशाली गए। यात्रिक संघ की राजधानी कुंडग्राम थी। वारणी की अष्टाध्यायी में इस जनपद का उल्लेख है। कालांतर में मगध के अजातशत्रु ने इस गणतंत्र को परास्त कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। यहाँ पे बहुत वजिज का बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है इस गणतंत्र का, क्योंकि वजिज और वैशाली इसकी जो राजधानी है। तो आपने देखा कि ये गणतंत्र
ये आधुनिक बिहार में है। ये गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक विस्तृत है। पश्चिम में गंडक नदी इसकी सीमा बनी हुई है। कोसी और महानदियों के तटवर्ती जंगलों तक इसका विस्तार है। इसमें 8 जनपद और भी शामिल हैं, जिनमें विंध्य, लिच्छवी तथा ज्ञात्री है। विंध्य की जो राजधानी है, जनपद है, विंध्य की राजधानी मिथिला है। मिथिला नरेश राजा जनक को कहा गया है और जनक के समय विंध्य नामक इस राजधानी का राज्य अत्यंत विंध्य, इसकी राजधानी मिथिला है। मिथिला जो है उसमें विंध्य नामक इस राजधानी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वैभवशाली है, प्रभावशाली है। बुद्ध के समय से जो वैशाली वो कई बार गए थे, तो यहाँ पर एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें इस वजह से या इस गणतंत्र से बनते हैं। तो बच्चों, आप इनको अच्छे से डायरी में या आपकी नोटबुक में एक तरफ जनपद, महाजनपद लिखेंगे, दूसरी तरफ इनकी राजधानियों के नाम और तीसरी तरफ इनमें कौन कौन सी नदियाँ पड़ती थी उस समय की, इनको याद कर लेंगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।